तो मुश्किल टाइम में यही है कि जैसे वो हमारा साथ देते हैं। पहली बात तो ये कि वो हमारी फ़ौज है, वो बॉर्डरों पे जागते हैं, वो बॉर्डरों पे लड़ते हैं, उसकी वजह से हम यहाँ सुकून की नींद सोते हैं। हमें यहाँ सुकून आता ही है, लेकिन जो बाहर से बैठे लोग बातें करते हैं ना, तो वो भी अगर सुकून से सो रहे हैं तो वो इसी सेना की बदौलत सो रहे हैं, इसी सेना की बदौलत सो रहे हैं। जो हम तो 4 दिन से जाग रहे हैं, ये वो सेना है जो पिछले 70 सालों से जाग रही है और बॉर्डरों पे ड्यूटी कर रही है। तो जंग के माहौल में ये होता है कि जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम फौज के शाना बशाना खड़े रहते हैं। जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो हमें कहते हैं, हम साथ रहते हैं, लेकिन उतना हम हक अदा नहीं कर सकते जितना फ़ौज हमारा साथ देती है और फ़ौज हमें अपना जो सहूलियात हैं वो प्रोवाइड करती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जो सीज़ फायर जो तोड़ी, उसके बाद भारत के अंदर ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में जो उसने फायरिंग की, उसमें लगभग 15 से ऊपर लोगों की मौत हो गई। इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं, मेरे पीछे जो है वो ठीक एक बार आप दिखा दें अगर, तो मैं अपने सामने पीओके देख सकता हूँ यहाँ से। तो इतना ज़्यादा यहाँ पर से नज़दीक पड़ता है, महज 1.5 से 2 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ पर से पीओके शुरू हो जाता है। तो ये हमारा मकसद यहाँ पर आने का ये है, और ये जो हमारे साथ बैठे हुए इनका नाम है रियाज़ भाई। तो अब कई सारे लोग कश्मीर के लोग के ऊपर सवाल उठाते हैं, कश्मीर के लोगों पर सवाल उठाते हैं, जो कुछ भी पहलगाम में हुआ उसके बाद कश्मीरियों को मारा गया। तो जब हम यहाँ पर आए तो हमें यहाँ पर आना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि कोई आम मीडिया यहाँ पर नहीं आ सकता, और जो भी मदद की हमारी, वो रियाज़ भाई ने हमारी मदद की यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो बॉर्डर से सटे लोग हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होती है आर्मी से, क्योंकि बेस ठीक यहीं पर है। तो आर्मी से इनका संबंध कैसा होता है, इन सब पर हम बात करेंगे आप रियाज़ भाई से। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जो हालात हुए, जो हालात बिगड़े, उसमें कश्मीर का और जो कश्मीर के लोग हैं उनका कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो कोई भी जंग हो हमारा ही होता है, क्योंकि एक तो हम बॉर्डर पे हैं। पिछले 70 सालों से कशीदगी बनी हुई दोनों मुल्कों की, और उसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है। और मिलिटेंसी से हम पिछले 30 सालों से जूझ रहे हैं। जो कुछ कुलगाम में हुआ बड़ा गलत हुआ। हमारे बच्चे बच्चे को इसका दुख है, और हम सब उसके ऊपर अफसोस करते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी भाई थे और हमारे मेहमान थे, वो यहाँ पे आए और उनको दहशत गर्दों ने बड़े गलत तरीके के साथ उनकी जानें ले ली, वो हमारे शहीद हो गए। और उसके साथ जो हमारी अपनी ज़िंदगी है, जो ख़ासकर जो बॉर्डर एरियाज़ हैं जहाँ पे हम रहते हैं, आपने देखा कि हमारे बॉर्डर यहाँ से कितना करीब है। हमने तो बचपन से यहाँ वक्त गुजार लिया हुआ है, और बड़ा मुश्किल होता है यहाँ वक्त गुजारना। तो जंग का तो कोई अपना मुश्किल ही है कि यहाँ पे वक्त गुजारा जाए, क्योंकि हम पे तो जंग मुसल्लत ही रहती है हमेशा। पिछले कई सालों से हालात अच्छे थे, हमने भी अच्छे से ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन कुलगाम के बाद जो हालात बने और उससे जो हम मुतासिर हुए, आपने हमारा शहर देख लिया, हमारे गांव देखे और गांव की आबादी देखी, यहाँ गरीब लोग बसते हैं, तो बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारते हैं। उनके काम काज बंद हो गए, वो कहीं मजदूरी करते थे तो वो काम ठप हो गए, तो उस वजह से अब वो सारे घरों में बैठे हैं। अब दिन में भी वो बैंकर में रहें, रात को भी बैंकर में रहें, हमेशा दुश्मन के फायर का ख़तरा रहता है, और जब शेलिंग होती है तो बेहिसाब होती है, तो उसमें कई सारी जानें भी चली गई और ख़दशा भी रहता है हर एक को। तो इन मुश्किल हालात में कोई हमारे साथ जो सबसे ज़्यादा देता है वो हमारी इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी ने हमेशा हमें सपोर्ट किया, चाहे वो कोविड आया हो, कभी 2014 में जैसे हमारा सैलाब आ गया था और कोविड आया था, और कोविड में जो वैक्सीन थी या क्वारंटाइन का मसला था। आज जो जंगी हालात हैं, फौज जंग भी लड़ रही है, उसके साथ हमारा साथ भी दे रही है, हमें ताउन भी कर रही है, हमें सपोर्ट भी करती है कि अगर आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, हम आपके साथ हैं। बस बॉर्डर पे आप यूं ही मान लीजिए कि वो एक यूनिफॉर्म में फ़ौजी हैं और हम सिविल कपड़ों में उनके साथ भी फ़ौजी हैं। हम भी हिंदुस्तानी हैं, वो भी हिंदुस्तानी है। जंग या उन पे होती है या हम पे होती है। तो बाहर जो बैठे लोग बातें करते हैं हमारे ऊपर, तो उन्हें क्या पता जंग क्या है, उन्हें क्या पता बॉर्डर के हालात क्या हैं। वो हम ही जानते हैं बॉर्डर के लोग, या फिर हमारी फ़ौज ही जानती है कि हालात कैसे होते हैं।
मतलब कई सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है, मतलब कि भ्रम भी रहता है कि जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं वो लोग मैक्सिमम जो है वो पाकिस्तान का साथ ज़्यादा देना पसंद करते हैं, ख़ास तौर पे कश्मीर के बाद कश्मीर के लोगों पर ये इल्ज़ाम ज़्यादातर लगते हुए आया है। इसको कैसे देखते हैं आप लोग? हाँ, इल्ज़ाम है और इल्ज़ाम की हम जितनी मजम्मत करें उतनी कम है। हाँ। एक हम जंग भी सहें, हम बॉर्डर के हालात भी देखें और इल्ज़ाम भी और इल्ज़ाम भी सहें तो ज़्यादा दुख होता नहीं, है। उन लोगों को ही मैं आपको जवाब देने के लिए कह रहा हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पर मौजूद हूँ, इनकी मेहमान नवाजी भी हमने देख ली। अगर ये ना होते तो हम लोग यहाँ तक पहुँच नहीं सकते, क्योंकि जब आप इनके गांव के ऊपर चढ़ेंगे तो काफ़ी ऊपर है, मेन पुंछ शहर से नीचे ही आर्मी का बेस कैंप है। बिना इजाज़त इनके बिना हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे और यहाँ तक हम लोग नहीं आ सकते थे। तो कोई भी नहीं घुस सकता है इस गाँव के अंदर, तो कोई भी आम नागरिक। हाँ, मुश्किल होता है अभी के यहाँ। हालात में। अभी के हालात में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाहर के किसी आदमी को यहाँ आने देना या फिर उसको इजाज़त देना, या अगर कोई दिखता है तो हम भी उसकी रिपोर्ट करते हैं आर्मी को कि अननोन पर्सन कोई नज़र आया है तो देखें ये कौन है। तो रही बात उन लोगों की जो हमारे ऊपर ये बात करते हैं कि ये किसी से मिले हुए हैं या इनके हिंदुस्तानी नहीं हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो एंकर पर्सन हो या कोई भी हो या कोई किसी मीडिया के हों या मीडिया पे आप लोगों को बहुत गुस्सा है। हाँ, गुस्सा तो रहेगा, क्योंकि अगर गुस्सा तो मैं यहाँ पे भी कर सकता था, जी। लेकिन अगर आप रियलिटी को दिखाएंगे तो गुस्सा मैं नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप रियलिटी कुछ और होगी, कुछ और दिखाएंगे, अब जाहिर सी बात है जब आपने ये कहा तो मुझे तो गुस्सा तो आएगा कि जो लोग फ़ौज के साथ शाना बशाना रहते हैं इस जंग के माहौल में, चाहे वो हमारे रिपोर्टर्स थे या हमारे सिविलियन थे, या मैंने, हालांकि मैं अपनी बात बताऊं, मैंने कहा था मेरे पास एक गाड़ी है, वो अगर ज़रूरत है तो वो दस्तयाब है, मैं ख़ुद दस्तयाब हूँ, अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो मेरा खून भी दस्तयाब है। अगर कोई ज़ख्मी हो जाता है या किसी को कोई दिक्कत हो जाती है तो मैंने ऐसे नौजवान भी यहाँ गांव में तैयार कर रखे थे कि अगर हमारा कोई पोर्टर, हमारा कोई फ़ौजी जवान या हमारा कोई सिविलियन ज़ख्मी होता है, उसको हॉस्पिटल पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी है, उसको खून देना हमारी ज़िम्मेदारी है। जंग में हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? सही बात। हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, हमारा दुश्मन वो लोग हैं जो, उनसे तो दुख होता है, वो हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन वो हमसे दुश्मनी कर रहे हैं। यही, इससे बड़ी दुश्मनी क्या होगी कि हम बॉर्डर पे रहें, जंग भी सहें और वफादारी भी निभाएं, और वो दिल्ली में बैठे या कहीं और बैठे हम पे सवालिया निशान खड़ा करें। उनसे मैं कहता हूँ एक रात आए ना हमारे साथ यहाँ गुजारें। जिन बैंकरों में हमने रातें गुजारी हैं या जिन घरों में रह के हमने रातें गुजारी हैं ना ये पिछली 4-5 दिनों की, आए वो यहाँ पे तो देखें हमारे हालात, और उसके बाद सुबह अगर उनकी बातें निकल गई तो ठीक है, वरना पानी पिलाने का बंदोबस्त हम खुद करेंगे। अगर उनकी बातें बंद हो गई तो हम उन्हें ज़रूर पानी भी पिलाएंगे, मेहमान नवाजी भी करेंगे, लेकिन उन्हें एहसास ज़रूर हो जाना चाहिए कि ऐसा नहीं है जो आप कहते हैं, ऐसा नहीं है। हम मुहिब वतन हैं, ये हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। हम इसी मिट्टी से हैं और इसी मिट्टी से मोहब्बत करते हैं और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। हम कभी गद्दारी का ना सोचते हैं, ना सोचेंगे, और ना हमारी नस्लें सोचेंगे। जैसा कि आपने बताया कि आप लोग सेना के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं, और उनकी हेल्प जो किस तरीके से करते हैं आप लोग? पहली बात तो यह है कि फ़ौज हमारी है, तो अगर हम उनके पीछे नहीं खड़े होंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि हम सही हक अदा नहीं कर रहे हैं। तो मुश्किल टाइम में यही है कि जैसे वो हमारा साथ देते हैं, पहली बात तो ये कि वो हमारी फ़ौज है, वो बॉर्डरों पे जागते हैं, वो बॉर्डरों पे लड़ते हैं, उसकी वजह से हम यहाँ सुकून की नींद सोते हैं। हमें यहाँ सुकून आता ही है, लेकिन जो बाहर से बैठे लोग बातें करते हैं ना, तो वो भी अगर सुकून से सो रहे हैं तो वो इसी सेना की बदौलत सो रहे हैं, इसी सेना की बदौलत सो रहे हैं। जो हम तो 4 दिन से जाग रहे हैं, ये वो सेना है जो पिछले 70 सालों से जाग रही है और बॉर्डरों पे ड्यूटी कर रही है। तो जंग के माहौल में ये होता है कि जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम फ़ौज के शाना बशाना खड़े रहते हैं। जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो हमें कहते हैं, हम साथ रहते हैं, लेकिन उतना हम हक अदा नहीं कर सकते जितना फ़ौज हमारा साथ देती है, और फ़ौज हमें अपना जो सहूलियात हैं वो प्रोवाइड करती है। हमारा कोई बीमार हो जाता है तो सबसे पहले जो फ़ौज की जो हॉस्पिटल होता है उसमें जाता है, वहाँ से दवाइयाँ लेता है। कोई ज़ख्मी होता है, फर्स्ट एड उसका फ़ौज में होता है, क्योंकि हमारे साथ फ़ौज ही तो है। जो सिविल अपना जो हॉस्पिटल है हमारे, वो हमसे दूर हैं, 8-10 किलोमीटर दूर हैं।
तो हम वहाँ पे जाते हैं। कई मर्तबा राशन का भी, कई मर्तबा खाने पीने का भी बंदोबस्त करती है। इवन के शादियों में हमें टेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, अभी तरपाल। हाल में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ या कोई तो फौजी घायल हो गया हो या आप में से कोई घायल हो जिसकी या तो आपने मदद सेना की हो या फिर सेना ने आपकी मदद हाँ, की? पिछले 4 से 5 महीने पहले हमारे यहाँ पे एक जिस सड़क पे आप चल के आए हैं, जिस सड़क पे हमने अभी ट्रैवल किया, तो वहाँ बहुत खतरनाक सड़क है आपका। बहुत खतरनाक आपकी गाड़ी रुक गई और हाँ, उसी मोड़ से हमारी सेना की एक गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट हो गया। तो फिर जब एक्सीडेंट हुआ तो हमारा एक नौजवान था जम्मू का, फौजी, वो शहीद हो गया और उसको हॉस्पिटल पहुंचाने वाले यहाँ के जो हमारे सरपंच साहब हैं, वो अपनी गाड़ी में डाल के उन्हें हॉस्पिटल ले गए। यहाँ के लोगों ने उनको वहाँ से निकाला और वहाँ लेके गए। और यानी कि हमें कभी ये महसूस नहीं होता कि हम सिविल हैं वो फौज है। हम सब एकजुट होकर बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, एक दूसरे का ताउन करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, क्योंकि ये हम सब का फ़र्ज़ है। अच्छा, आपने हिंदू मुसलमान की बात करी तो अभी जो कारी मोहम्मद इकबाल साहब का जो डेथ हुआ, जो आर्टिलरी फायरिंग में जो उनकी मौत हो गई, तो उसको हमारे मीडिया ने जैश ए मोहम्मद का कमांडर बता दिया। उनकी मौत जो है वो उसी मदरसे में हुई जहाँ पर गोला गिरा था। तो वहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमें ये देखने के लिए मिला और ये भी पता चला कि जिसने उन्हें गाड़ी पर जो अपने गाड़ी पर उन्हें लेकर के अस्पताल लेकर के गए थे, वो बीजेपी के नेता थे और वो हिंदू थे। हाँ बिल्कुल, जिस मदरसे में ये इंसिडेंट हुआ, हाँ। वो उस मदरसे में मैं पढ़ा हूँ और पिछले 15-16 साल से मैं वहाँ उनका एक स्कूल है, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, वो 4 इदारे हैं उनके। तो स्कूल में मैं वहाँ पे हूँ। जो कारी साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं कि उनके ऊपर ऐसा कहा गया, तो वो 2004 में मेरे उस्ताद भी थे। अच्छा। तो आज उस मदरसे में जो हमारे यूटी के सीएम हैं उमर अब्दुल्ला साहब, वो भी वहाँ पे आए हुए थे। तो एक शहीद को ये कह देना कि ये मिलिटेंट है और यहाँ से कोटली पता नहीं 70 किलोमीटर के 80 किलोमीटर दूर है, वहाँ लेके उसे जोड़ देना, और एक जो देश के लिए और पाकिस्तान की फायरिंग से, दुश्मन के गोला लगने की वजह से शहीद हो गया, जिसके 6 बच्चे रह गए, जिसका एक परिवार रह गया, उसके लिए तो इससे बड़ी जंग हो ही नहीं सकती ना, उसके परिवार के लिए जिसका बाप ही छिन गया उससे। तो और फिर उनको जब गाड़ी में जो लेकर के गए थे, हाँ, तो उनके लिए जब ये कह दिया कि ये फलां हैं, ये दहशतगर्द थे, या उनका फ़ोटो चढ़ा दिया गया, तो ये तो इससे भी ऊपर और क्या क़यामत आ सकती है कि एक शहीद को उन्होंने ये कह दिया। जो दूसरे आपने बात करी कि यहाँ के बीजेपी के नेता थे, वो भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे एक्स एमएलसी रहे हैं, हमारे उनसे ताल्लुकात हैं, वो वहाँ से उठा कर लेके गए उन्हें हॉस्पिटल उनकी गाड़ी में। और कल मैं उन्हें सुन रहा था कि उनकी गोद में कारी इकबाल साहब की आखिरी सांस निकलती है। तो एक तो हमारा यहाँ भाईचारा है, बीजेपी का एमएलसी हो, वो कारी इकबाल उसकी गोद में जान दे दे, तो इससे हिंदू मुस्लिम यहाँ नहीं चलता। यहाँ हमारा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद है, हम सब हिंदू मुस्लिम सिख भाई भाई रहते हैं, हम सब प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हैं, और हिंदुस्तान को पैगाम देते हैं कि जिस तरह हम पुंछ में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इकट्ठे रहते हैं, पूरे देश में ऐसे रहिए, फिर जीने का मज़ा सीखिए कि जीना किसको कहते हैं। बहुत शुक्रिया हम सब। थैंक यू।